अच्छा स्टूडेंट्स, ये नवंबर 2017 का पेपर नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बजटिंग से पर्टेन करता है और इस सवाल को मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा। इस सवाल में लिखा हुआ है ल्यूक्स बिजनेस इज ड्यू टू स्टार्ट ऑन 1st of April 2018 सेलिंग अ सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ सोल सप्लायर। एक कंपनी का एक बिज़नेस है और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बेचता है और उसका बिज़नेस जो है वो 1st April 2018 को स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद मेंशन है कि द परचेज प्राइस इज $40 per unit एंड ल्यूक विल सेल ईच यूनिट एट अ मार्कअप ऑफ 60%। हर यूनिट जो है वो 60% के मार्कअप पे बेचेगा, यानी कि अगर वो कोई चीज़ ख़रीदेगा 40 की तो वो इसमें 60% ऐड करेगा। 40 का 60% इज़ 24, यानी कि वो बेचेगा 64 में। He also wants to maintain inventory at a level sufficient to cover 50% of the next month's sales. इसके पास इन्वेंट्री इतनी होगी कि अगले महीने जो यूनिट्स बिकने हैं उसका 50% इसने पहले ही ख़रीदा हुआ हो। ठीक है, बजटेड यूनिट सेल्स फॉर दी फर्स्ट 4 months ऑफ ट्रेडिंग आर एज फॉलोज। पहले 4 महीने में जो यूनिट्स बिकेंगे उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5,000, 8,000, 4,000, 3,000। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल। कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है और 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है। स्टेट 2 बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश बजट। कैश बजट बनाने का फ़ायदा क्या होता है, कोई भी 2 बेनिफिट्स आप बता दो। ठीक है, कैश बजट्स होते क्या है? कैश बजट्स मुझे ये बताते हैं कि किस महीने कितना कैश मेरे पास अवेलेबल होगा, कितनी पेमेंट्स करनी होंगी, कितनी रिसिप्ट्स होंगी और कितना कैश मेरे पास पड़ा हुआ होगा, या अगर डेफिसिट होगा तो कितना डेफिसिट होगा। ये सारी बातें कैश बजट बताता है। तो इसके 2 फ़ायदे क्या होते हैं? देखो, कैश बजट के मेनली 2 फ़ायदे होते हैं। वो आपको ये बता देता है कि किस महीने के आखिर में कैश सरप्लस होगा, किस महीने के आखिर में कैश डेफिसिट होगा, ताकि अगर डेफिसिट हो तो मुझे ये पता चल जाए यार ये जो डेफिसिट होगा यानी कि पैसों का आउटफ्लो ज़्यादा होगा, इनफ्लो कम होगा, तो मैं वो अरेंज कैसे करूँ। दूसरा, वो हेल्प करता है कि कैश फ्लो की कैसे प्लानिंग करनी है। कैश फ्लो की प्लानिंग में हेल्प करता है, यानी कि कैसे मैं चीज़ों को प्लान आउट करूँ। ये 2 मेन फ़ायदे होते हैं। पार्ट बी बोलते हैं प्रिपेयर द कैश बजट फॉर ईच ऑफ द 3 months अप्रैल, मई एंड जून 2018। मुझे इन 3 महीनों का कैश बजट बनाना है। कैश बजट का मतलब है कि हर महीने की रिसिप्ट्स और हर महीने की पेमेंट जो है वो मेंशन करनी है। तो आप पार्ट बी को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें अप्रैल, मई और जून का कैश बजट बनाना है। मैं यहाँ पर ही अपने पास लिख लेता हूँ भाई अप्रैल, मई और जून। ठीक है, सबसे पहले कैश बजट में लिखी जाती हैं रिसिप्ट्स। सबसे पहले कैश बजट में लिखी जाती हैं रिसिप्ट्स, यानी कि जो पैसा मिला है मुझे। अब वो कैसे आएगा? देखो, सबसे पहले हमारे पास अगर हम सवाल रीड करते हैं तो इसने बोला है कि इसने जो है वो नया बिजनेस स्टार्ट किया है अप्रैल में। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक चीज़ बेचेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 अगर हम पढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है लूक विल इंट्रोड्यूस $150,000 कैपिटल इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑन 1st April 2018। ऑन द सेम डे इक्विपमेंट कॉस्टिंग $48,000 विल बी परचेज बाय चेक। यानी कि जैसे ही इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये बिजनेस में कैपिटल लेकर आया, ये बिजनेस में पैसे लेकर आया। ये बिजनेस में कितने पैसे लेकर आया? $150,000 लेकर आया। ये रिसिप्ट्स के नीचे क्यों लिखेंगे? बिकॉज ये बिजनेस में इंसर्ट हुआ है कैश, बिजनेस में ऐड हुआ है कैश, बिजनेस की एक तरह से रिसिप्ट्स है, बिजनेस में ये पैसा आया है। ठीक है, तो रिसिप्ट्स के नीचे मैंने $150,000 लिख दिया बिकॉज ये अपने घर से $150,000 कैश लेकर आया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जो 48,000 की ये इक्विपमेंट खरीद रहा है, ये मैं जहाँ पर पेमेंट्स दिखाऊंगा वहाँ पर ज़रूर शो करूँगा, लेकिन अभी मैं रिसिप्ट्स का कॉलम बना रहा हूँ। 2 में लिखा हुआ है इक्विपमेंट विल बी डेप्रिसिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 60 months विद नो रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, ऑल परचेजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड 1 month आफ्टर द परचेजेस आर मेड। सारी परचेजेस की पेमेंट परचेज के 1 महीने बाद पे होती है। ऑल सेल्स विल बी ऑन क्रेडिट। जितनी भी सेल्स है सारी क्रेडिट पर हैं। 20% ऑफ कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1.5% एंड पे इन दी मंथ ऑफ सेल। जो 20% कस्टमर्स है वो उसी महीने पैसे पे कर देते हैं और उनको मैं 1.5% का डिस्काउंट देता हूँ। 30% of customers are expected to pay 1 month after the sale are made. The remaining customers are expected to pay 2 months after the sales are made. अब मैं इस क्लॉज नंबर 4 का काम कर रहा हूँ बिकॉज क्लॉज नंबर 4 जो है वो रिसिप्ट से डील करता है। मुझे इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो दी हुई है जिसमें मैं रिसिप्ट्स को एनालाइज कर सकूँ। ठीक है,
रिसिप्ट्स यानी कि पैसे जो मिल रहे हैं ना, उस बात को एनालाइज कर सकूं। तो अब मैं अगर रिसिप्ट्स लिखता हूँ, इसने बोला कि सारी सेल्स क्रेडिट पर है और जितनी भी चीज़ें बेचते हो 20% पैसा उसी महीने मिल जाता है, यानी कि अप्रैल में जो चीज़ें बेची होंगी 20% पैसा अप्रैल में ही उसका मिल जाएगा। मई में जो चीज़ें बेची होंगी 20% पैसा मई में ही मिल जाएगा। जून में जो चीज़ें बेची होंगी 20% पैसा जून में ही मिल जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि भाई हमारे पास जो ये रिसिप्ट्स आ रही हैं ना, रिसिप्ट्स के नीचे हम लिखते हैं कि डेटर्स सेम मंथ। अच्छा, अब देखो सेल्स कितनी हुई होगी, पहले तो ये हम देख लेते हैं। देखो एक यूनिट हम 64 का बेचते हैं, अप्रैल में हमने कितनी रुपए की चीज़ें बेची होंगी, 5000 यूनिट्स बेचे, और एक यूनिट अगर मैं 64 का बेचता हूँ तो 5000 इंटू 64 कितना होता है, 5000 इंटू 64 इज़ 320,000। टोटल 320,000 की चीज़ें मैंने अप्रैल में बेची हैं, टोटल 320,000 की चीज़ें मैंने अप्रैल में बेची हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट सेल्स के यूनिट्स थे ना, तो मैंने टोटल 320,000 की चीज़ें अप्रैल में बेची हैं। अच्छा, फिर मई में क्या होगा, 8000 मल्टीप्लाइड बाई 64, 8000 इंटू 64 इज़ 512,000। इतने की चीज़ें मैंने मई में बेची हैं। अच्छा, 4000 इंटू 64, 4000 इंटू 64 इज़ 256,000। 256,000 की चीज़ें मैंने जून में बेची हैं। अच्छा, 3000 इंटू 64, 3000 इंटू 64 इज़ 192,000। 192,000 की चीज़ें मैंने जुलाई में बेची हैं। ठीक है, अब सवाल में ये बात लिखी हुई थी कि 20% ऑफ कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1.5% एंड पे इन द मंथ ऑफ सेल। यानी कि अगर मैंने अप्रैल में 320,000 रुपीज़ की चीज़ें बेची हैं तो उसका जो भी 20% बनता है, 320,000 का 20% जो भी बनता है वो पैसे मुझे उसी महीने मिल जाएंगे। तो 320,000 का 20% कितना बनता है, ये बन जाता है 64,000। लेकिन इन लोगों को मैं 1.5% डिस्काउंट दूंगा, यानी कि ये पूरे पैसे नहीं देंगे, 1.5% कम देंगे, यानी कि ये मुझे देंगे 98.5% पैसे, 98.5% पैसे। तो इसका अगर मैं 98.5% लेता हूँ तो ये बन जाता है 63040, 63040। इसी तरह से मई में मैंने 512,000 की जो सेल्स करी है उसका जो 20% है वो मई में ही मिल जाएगा। लेकिन अगेन इन लोगों को मैंने 98.5% पैसे इनसे रिसीव होंगे, बिकॉज मैं इनको 1.5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। सो 512,000 इंटू 0.2 इंटू 98.5 जो कि बन जाता है आपका 100,864, 100,864। ठीक है, इसी तरह से जून की 256,000 की सेल्स है, लेकिन 256,000 का सिर्फ और सिर्फ 20% जून में मुझे मिलेगा, सेम मंथ में मुझे मिलेगा, और 98.5% मिलेगा। सो 20% इंटू 9.8%, सो 256,000 इंटू 0.2 इंटू 985, यानी कि 50432, 50432 ये मुझे जून में मिल जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हमारे पास एक और क्लॉज भी लिखा हुआ है, 30% ऑफ कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू पे 1 मंथ आफ्टर द सेल्स आर मेड। यानी कि अप्रैल में अगर मैंने 3,20,000 की चीज़ें बेची हैं उसका 20% तो सेम मंथ मिल गया था, जो 30% है वो एक महीने बाद मिलेगा। 320,000 का 30% कितना होता है, 96,000 होता है, यानी कि अप्रैल के ये 96,000 रुपीज़ मुझे मई में मिलेंगे। ये क्या है भाई, डेटर्स 1 मंथ। डेटर्स 1 मंथ का मतलब ये है कि वो डेटर्स जो मुझे एक महीने बाद पेमेंट करेंगे। इसी तरह से मई में जो मैंने 5,12,000 की चीज़ें बेची थी, इस 5,12,000 का जो 30% बनता है वो मुझे मई नहीं बल्कि जून में मिलेगा। सो 5,12,000 इंटू 30% विच इज़ 153,600। 153,600 मुझे कब मिलेगा, 153,600 मुझे मिलेगा जून में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला क्लॉज लिखा हुआ है, द रिमेनिंग कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू पे 2 मंथ्स आफ्टर दी सेल्स आर मेड। बाकी कस्टमर्स मुझे कब पे करेंगे, 2 महीने बाद। देखो आपने अप्रैल में जो सेल्स करी थी 3,20,000 की, उसका 20% अप्रैल में ही मिल गया, उसका 30% मई में मिल गया, बाकी 50% जो बच गया यानी कि 320,000 का 50% वो कब मिलेगा, वो जून में मिलेगा। तो जून के नीचे मैं लिख दूंगा 160,000 और मैं लिख दूंगा डेटर्स, और डेटर्स के साथ मैं लिख दूंगा 2 मंथ्स, यानी कि ये वो पैसे हैं जो 2 महीने बाद मिल रहे हैं। अप्रैल में जिनको मैंने 3,20,000 की चीज़ें बेची थी, 3,20,000 का 20% अप्रैल में ही मिल गया, बाकी 30% मई में मिला, और बाकी बचा हुआ 50% जून में मिलेगा। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिमेनिंग कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू पे 2 मंथ्स आफ्टर दी सेल्स आर मेड। यानी कि जो बच जाएंगे डेटर्स वो 2 महीने बाद पे करेंगे। ठीक है भाई।
तो इस हिसाब से मैंने ये सारी वर्किंग कर ली है। अच्छा, अब ये हमारी रेसिप्ट्स हो गई। हम रेसिप्ट्स का ज़रा टोटल कर लेते हैं कि टोटल रेसिप्ट्स कितनी बनी। 150,000 प्लस 63040 टोटल बनता है 213040, 213040। इसी तरह से 100,864 प्लस 96,000 टोटल बन जाता है 196,864, 196,864। और इसी तरह से 50432 प्लस 153,600 प्लस 160,000 यानी कि 364,032, 364,032। ये हमारे पास अप्रैल मई जून की रिसिप्ट्स हो रही हैं, टोटल रिसिप्ट्स आ रही हैं। अब टोटल रिसिप्ट्स में से पेमेंट्स माइनस की जाती हैं। तो अगर हम पेमेंट्स को माइनस करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या पेमेंट्स होंगी, तो पेमेंट्स को ज़रा माइनस करने की अब कोशिश करते हैं। पेमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, पहली चीज़, ऑल परचेजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड 1 मंथ आफ्टर दी परचेजेस आर मेड। जितनी भी परचेजेस होती हैं वो परचेज करने के 1 महीने बाद पे होती हैं। यानी कि अब मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि मैंने परचेजेस कितनी करी हैं। परचेजेस के लिए कोई पॉलिसी लिखी हुई है क्या? परचेजेस के लिए कोई भी किसी किस्म की पॉलिसी अगर नज़र आ रही है तो हम परचेजेस की वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है कि ये जो बिजनेसमैन है, ही ऑल्सो वांट्स टू मेंटेन इन्वेंट्री एट अ लेवल ऑफ सफिशिएंट टू कवर 50% ऑफ द नेक्स्ट मंथ्स सेल्स। यानी कि बिजनेसमैन अगले महीने जो चीज़ें बिकने वाली होती हैं उसका 50% अभी से ख़रीद कर रख लेता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये मालूम है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, परचेजेस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो एक ही बात है। ठीक है। तो हम पहले परचेजेस ढूंढते हैं। परचेजेस ढूंढने के लिए सबसे पहले मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या यूनिट्स सोल्ड की बात करनी होगी। अच्छा, एक मूवमेंट ये भी होती है, ठीक है ना, ये वैल्यू की टर्म्स में होती है, और दूसरी मूवमेंट ये होती है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल्स टू यूनिट्स सोल्ड। जितने यूनिट्स आपके पास ओपनिंग में थे प्लस जितने खरीदे लेस जितने बच गए, वो यूनिट्स के सोल्ड के बराबर होते हैं, जो आपने यूनिट्स बेचे होते हैं। अब मैं इस वर्किंग को ज़रा करता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं परचेजेस ढूंढ सकूँ। परचेजेस के लिए वर्किंग हमें करनी होगी। मैं इस जगह पर वर्किंग नीचे कर लेता हूँ। चलो देखो, हमारे पास जो है ना, अप्रैल है, मई है, जून है और जुलाई है। इन महीनों की इंफॉर्मेशन दी हुई है और इन सारे महीनों की यूनिट सोल्ड की वैल्यू भी दी हुई है। जो हमारे पास यूनिट सोल्ड है वो क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखे हुए हैं। आपके सामने क्वेश्चन जो है ना वो होना चाहिए 5,000, 8,000, 4,000, 3,000। 5,000, 5,000, उसके बाद 8,000, उसके बाद 4,000, उसके बाद 3,000। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा, पहले क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं। इससे बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक की ये पॉलिसी होगी कि अगले महीने जितने यूनिट्स बिकने वाले, मैं किसी भी महीने क्लोजिंग स्टॉक में अगले महीने के 50% यूनिट्स खरीद दूंगा। अगले महीने अगर फॉर एग्जांपल अभी अप्रैल है और मई में 8,000 यूनिट्स बिकने वाले हैं, तो 8,000 का 50% इस 4,000 यूनिट्स में अप्रैल में ख़रीद लूँगा। या अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, सॉरी ये लिखा हुआ था। मई का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, जून के जो यूनिट सोल्ड हैं उसके 50% के बराबर। जून में 4,000 यूनिट्स बिक रहे हैं, उसका 50% इस 2,000। जून का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, जुलाई में 3,000 यूनिट्स बिक रहे हैं, उसका 50%, 3,000 का 50% इस 1,500। ठीक है। और इसी तरह से जुलाई का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कितना होगा भाई। जुलाई के बाद अगला महीना क्या आता है, अगस्त आता है ना। अगर अगस्त के हमारे पास यूनिट सोल्ड मौजूद हो तो बिल्कुल वो चीज़ भी आ सकती है। बहरहाल अभी मुझे वो इन्फॉर्मेशन कहीं नज़र नहीं आ रही है कि अगस्त में हमारे जो यूनिट सोल्ड होंगे वो कितने होंगे। कहीं पे भी नज़र आती हुई दिख नहीं रही है, तो हम इसको चलो छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। अप्रैल में तो कंपनी का बिजनेस बिल्कुल नया था, तो ओपनिंग स्टॉक 0 होगा। मई का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, जो अप्रैल का क्लोजिंग होगा वो मई का ओपनिंग होगा, यानी कि 4,000। जो मई का क्लोजिंग होगा वो जून का ओपनिंग होगा, यानी कि 2,000। जो जून का क्लोजिंग होगा यानी कि 1,500, वो जुलाई का ओपनिंग होगा, यानी कि 1,500। ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि भाई परचेज यूनिट्स परचेज कितने होंगे। 5 + 4 9,000, उसके बाद 8 + 2 10, 10 - 4 इस 6,000, उसके बाद 4,000 + 1,500 5,500, 5,500 में से 2,000 माइनस किया 3,000 और 500। ठीक है। और एक यूनिट जो है वो 40 का आता है। अब एक यूनिट अगर 40 का आता है तो आप 40 से इसको मल्टीप्लाई करो, ज़रा 40 से मल्टीप्लाई करो ताकि आपको परचेजेस पता चल जाए।
आपने अप्रैल में कितने की चीज़ें परचेज़ की होंगी? 9,000 इंटू 40 यानी कि आपने 360,000 की परचेजेस करी होंगी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ इन अप्रैल। फिर 6,000 इंटू 40 यानी कि 2,40,000 की आपने परचेजेस करी होगी मई में। उसके बाद 3500 इंटू 40 यानी कि 140,000 की आपने परचेजेस करी होगी जून में। और सवाल में एक बात लिखी हुई है वो ये है कि जो पेमेंट की टर्म्स हैं वो क्या लिखी हुई हैं भाई? पेमेंट की कोई टर्म्स लिखी हुई है पेमेंट के बारे में? हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, और वो ये बात लिखी हुई है ऑल परचेजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड 1 मंथ आफ्टर दी परचेजेस आर मेड। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ अप्रैल में ख़रीदी है उसकी पेमेंट कब होगी? मई में होगी। आपने अप्रैल में 360,000 की चीज़ें खरीदी, इसकी पेमेंट मई में होगी। मई में आपने 240,000 की चीज़ें खरीदी, इसकी पेमेंट जून में होगी। जून में आपने 140,000 की चीज़ें खरीदी, इसकी पेमेंट जुलाई में होगी। सो अगर मैं अपने पास यहाँ पर ये पेमेंट्स मेंशन करता हूँ जो कि मैंने क्रेडिटर्स को करी हैं, तो अप्रैल में तो कोई भी पेमेंट नहीं होगी। अप्रैल में जो चीज़ें खरीदी उसकी पेमेंट मई में होगी, और मई में जो चीज़ें खरीदी उसकी पेमेंट जून में होगी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक पेमेंट आ गई। अच्छा, उसके बाद परचेज ऑफ इक्विपमेंट भी आपने 48,000 की इक्विपमेंट खरीदी, तो इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी आपने पैसे पे किए होंगे, वो आप लिख लो। 48,000 इक्विपमेंट आपने खरीदी, उसकी पेमेंट करी। अच्छा, उसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और सवाल में लिखा हुआ है मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी पेड इन दी मंथ दे आर इनकर्ड। जिस महीने में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर होंगे उसी महीने पे किए जाएंगे। दे आर एक्सपेक्टेड टू बी $43,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ये 43,000 के होंगे, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है। डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, उसकी कभी भी पेमेंट नहीं होती। अच्छा, डेप्रिसिएशन की मंथली वैल्यू कितनी होगी? देखो, आपने 48,000 की इक्विपमेंट खरीदी और उसकी यूजफुल लाइफ 60 मंथ्स है। सो मंथली जो डेप्रिसिएशन है वो होगी 48,000 डिवाइडेड बाई 60। 48,000 डिवाइडेड बाई 60 कितना बनता है भाई? 48,000 डिवाइडेड बाई 60 बनता है 800, यानी कि 800 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन जो है ना वो इन 43,000 की वैल्यू में शामिल है। तो 43,000 की वैल्यू में से आप 800 अगर निकाल देते हो, 43,000 की जो वैल्यू है, 43,000 की वैल्यू में से आप 800 निकाल देते हो, तो बच क्या जाता है? 42,200 बच जाता है। 42,200 जो है वो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखता हूँ 42,200, 42,200, 42,200। ठीक है। अच्छा, इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद क्या होगा भाई? मैं अब यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को। अब हम अपने जो टोटल पेमेंट्स हैं उनको भी लिख सकते हैं। टोटल पेमेंट्स फॉर एग्जांपल पहले महीने हुई हैं 48,000 प्लस 42,200 विच इज़ 90200। उसके बाद आपके पास 360,000 प्लस 42,200 विच इज़ 402,200 की पेमेंट। ठीक है। उसके बाद आपके पास पेमेंट हुई है 240,000 प्लस 42,200 की पेमेंट विच इज़ 282200 की पेमेंट्स। टोटल 282200 की टोटल पेमेंट्स। ठीक है भाई, ये आ गई आपकी टोटल पेमेंट्स। अब जब आपके पास टोटल पेमेंट्स भी आ गई तो आपके पास नेट रिसिप्ट्स / नेट पेमेंट्स आ सकती हैं। वो कैसे आएंगी? 213040 माइनस 90200 विच इज़ 122840, 122840। उसके बाद 196864 माइनस 402200 विच इज़ 205336 नेगेटिव, 205336 नेगेटिव। और उसके बाद आपके पास आता है 364032 माइनस 282200 विच इज़ 81832 पॉजिटिव, 81832 पॉजिटिव। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हमारे पास जो है ना, हम अगर देखें तो हमारे पास जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। और फिर नेट रिसिप्ट जो है 122840 की है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 122840 ही हो जाएगा। अप्रैल का क्लोजिंग मई का ओपनिंग होगा, यानी कि यहाँ पर 122840 लिखेंगे। इस 122840 में हम 205336 को माइनस करते हैं तो 82496 नेगेटिव आ जाता है, 82496 नेगेटिव आ जाता है। ये यहाँ का ओपनिंग बनेगा 82496, और ये नेगेटिव जब बन जाएगा तो इसमें से हम 81832 को अगर एडजस्ट करें तो 664 नेगेटिव आता है। ठीक है भाई, ये आपका कह लो कि कैश बजट बन गया, यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर बी जो थी वो फुलफिल हो गई, ए भी फुलफिल हो गई। सी और डी रिक्वायरमेंट्स हम अगले पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं।